नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ है ना, उसमें प्रशासनिक और सामाजिक शब्दावली से हर सेट में लगभग एक सवाल पूछे गए हैं। अलग लेवल से हटकर सवाल पूछे गए हैं, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए वेरी यूजफुल है। प्रश्न आप देख सकते हो किस टाइप से हैं, जो शब्दावली वाले, जैसे दीवान ए अर्ज का प्रमुख है, जो घोड़ों पर दाग लगाने हैं, इनके प्रबंधन का काम कौन करता था, इस टाइप के जो टर्म है ना, यहाँ से एग्जाम में ऋग्वेद में गोमत शब्द का क्या अर्थ हो गया, पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में एक भुक्ति के गवर्नर को क्या कहा जाता था, इस टाइप के यहाँ पर यूनिक लेवल के 30 के आसपास जो शब्दावली के सवाल पूछे गए हैं, जो काफ़ी कैंडिडेट इन पर ध्यान नहीं देते हैं, ये सभी सवाल अपन देखने वाले। देखिए वैसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के 57 सेट में एग्जाम होता है अगस्त सितंबर को, और 2280 क्वेश्चंस पूछे। हमने इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए थे, और एनटीपीसी के जो ये जो सिलेबस दे रखा है ना एनटीपीसी का, लगभग 22 इस सिलेबस में चैप्टर हैं, उनके अकॉर्डिंग सवालों को वर्गीकृत जो आप देख सकते हो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर है, उसके बाद इंडियन लिटरेचर का अलग से सिलेबस में मेंशन है, बुक्स उत्तर है, भारत के स्मारक एवं स्थल हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, परिवहन प्रणाली का अलग से मेंशन है, तो इससे 23 सवाल पूछे गए थे। प्रमुख योजनाएं, ये फ्लैगशिप स्कीम अलग है, करंट स्कीम अलग है, तो फ्लैगशिप के 32 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्लोरा एंड फोना से 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस टाइप के यहाँ पर ये आप देखेंगे लगभग 23 पर्टिकुलर चैप्टर हैं। भूगोल को हमने फिर इसमें और उप विषय में वर्गीकृत किया। नदी, झील, बांध से अधिक सवाल थे, पर्वत पठार से अधिक थे, तो इनको अलग यहाँ पर वर्गीकृत किया है। इतिहास का 1857 की क्रांति का अलग से मेंशन था, तो अलग से कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे, अभी लॉन्च हो चुकी है। कूपन कोड में टीटीजी के यूज़ कर लेना। और इसमें करंट अफेयर्स के 751 सवाल पूछे गए हैं, और करंट अफेयर्स के 751 क्वेश्चन हमने 18 टॉपिक या फिर चैप्टर में कन्वर्ट किए हैं, और ये सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हो कहाँ से कितने सवाल है। युद्धाभ्यास से अधिकतम सवाल पूछे गए थे। साइंस एंड टेक से सबसे अधिक 150। फिलहाल अपन इस वीडियो में जो हिस्ट्री के 295 क्वेश्चंस में से प्रशासनिक एवं सामाजिक शब्दावली है, मैं क्लिक हियर पर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और 26 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। सारे सवाल डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स ई बुक की लिंक वेबसाइट से और ऐप से ले सकते हो। बाकी 2025 के रेलवे के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। टेस्ट टू पास प्रो ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट रेलवे के 2024 और 25 एग्जाम के पैटर्न टीसीएस के इंटरफेस के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कूपन कोड टीटीजी के लगाना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो मैक्स लेते हो तो चैप्टर या फिर सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। एक ही पास प्रो में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, रेलवे और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, आपके स्टेट का कोई भी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल। चलिए अपन आते हैं वापस टॉपिक पर। ऐतिहासिक भारत की प्रशासनिक एवं सामाजिक शब्दावली से जो सवाल पूछे गए हैं, सवाल नंबर 986 से यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं इसी बुक का। और बाकी आप कहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके एग्जाम से पहले 751 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ने डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एक ही वीडियो में 10-12 घंटे का जो भी वीडियो रहेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ई बुक आप ले सकते हो। कौन दीवान ए अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ, दीवान ए अर्ज का प्रमुख, साथ ही साथ सैनिकों का प्रबंधन, घोड़ों पर दाग लगाने और युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होता था? आंसर है आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का प्रमुख। ये विभाग सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। तो आरिज ए मुमालिक सैनिकों की भर्ती, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा का निरीक्षण, सेना का प्रबंधन और युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी था दीवान ए अर्ज या फिर सैन्य विभाग। इसका प्रमुख है आरिज ए मुमालिक। तो यहाँ पर विकल्प बी आरिज ए मुमालिक करेक्ट है। बाकी यहाँ पर अतिरिक्त तथ्य देखेंगे तो दीवान ए अर्ज की स्थापना, इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, और ताकि सेना को वजीर के प्रभाव से मुक्त करके सीधे सुल्तान के नियंत्रण में लाया गया। अमीर ए दाद टर्म है ना, जो ऑप्शन में आ रहा है कि ये न्यायिक अधिकारी होता था, जो सुल्तान की अनुपस्थिति में राजधानी में न्याय करता था। सुल्तान अनुपस्थित, राजधानी में न्याय, अमीर ए दाद के दौरान। दबीर ए खास, शाही पत्राचार का प्रबंधन करने का, पत्राचार का ये अधिकारी था दबीर ए खास। अगला, ऋग्वेद में उल्लेखित गोमत शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? गोमत शब्द, गो गाय, तो गाय जिनके पास है वो धनी व्यक्ति है, तो धनी व्यक्ति को ये संदर्भित करता है। तो ऋग्वेद में गोमत शब्द धनी व्यक्ति को संदर्भित करता था। ये शब्द गो यानी गाय से लिया गया, चूंकि वैदिक काल में गाय ही धन का प्रमुख मापदंड और स्रोत थी, इसलिए जिस व्यक्ति के पास अधिक गाय उसे गोमत या धनवान कहा जाता था। नेक्स्ट,
पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में एक प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में तो भुक्ति या प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो उस प्रांत या भुक्ति के गवर्नर को कहा जाता था उपरिका। क्या कहते थे? उपरिका। कब? पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य के समय भुक्ति या प्रांत का गवर्नर उपरिका कहलाता था। पाल प्रतिहार साम्राज्य में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, जिसे भुक्ति भी कहा जाता था। तो भुक्ति के गवर्नर या प्रांतीय प्रमुख को उपरिका कहा जाता था। विषयपति भी आपका विकल्प सी में दे रखा है, तो उपरिका के अधीन आता था विषयपति, क्योंकि प्रांत सबसे बड़ी इकाई है और उसका एक तरीके से गवर्नर प्रमुख, प्रांतीय प्रमुख उपरिका कहते थे। उसके अधीन और भी विषय थे, तो वो उपरिका के अधीन आते थे और उन विषयों का प्रमुख था, वो था विषयपति, जो आधुनिक जिले के समान है। राज्य में जिला होता है ना, तो जिले का प्रमुख उस प्रकार से यहाँ पर। राजपूत काल में राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहा जाता था। नेक्स्ट है, सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे? सातवाहन साम्राज्य में आहार या राष्ट्र शब्द जिले को संदर्भित करते थे। राष्ट्र अभी तो देश को करते, लेकिन उस समय सातवाहन साम्राज्य के वक्त आहार शब्द या फिर राष्ट्र शब्द जिले को बताते थे। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार शब्द प्रशासनिक इकाइयों को संदर्भित करता था, जो आधुनिक जिले के समकक्ष था। अभिलेखों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी प्रांत या बड़े प्रशासनिक इकाई के लिए किया जाता था, लेकिन आहार सबसे आम प्रशासनिक इकाई थी, जिसका प्रमुख अमात्य होता था। आहार का प्रमुख अमात्य। ग्राम स्तर प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी, जिसका नेतृत्व ग्रामिक करता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान बाकी देखिए शब्दावली का टेलीग्राम पर, ये जो प्रशासनिक शब्दावली है ना सामाजिक, टेलीग्राम पर इसकी एक अलग से पीडीएफ डाली हुई है। आप कहेंगे तो उसको मैं दोबारा पिन कर दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर एक खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? तो ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर ए खास के नेतृत्व में, दबीर ए खास के नेतृत्व में दीवान ए इंसा विभाग ये शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था। दीवान ए इंसा पत्राचार, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए इंसा विभाग शाही पत्राचार और सभी आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था। इस विभाग का प्रमुख था दबीर ए खास या दबीर ए मामलूक भी कहते हैं। दीवान ए अर्ध सैन्य विभाग था, जो ऊपर आपको बताया था, जिसका प्रमुख आरिजे मुमालिक होता था। बरीद ए मुमालिक ये जासूसी और सूचना विभाग का प्रमुख था। बरीद ए मुमालिक। दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए रियासत। तो बाकी ऑप्शन भी साथ साथ आपके क्लियर हो रहे हैं। गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? गुप्त सेना के सेनापति को महासेनापति कहते थे। तो सेना का सर्वोच्च सेनापति, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी को महासेनापति कहा जाता था। ये बहुत ही उच्च सैन्य पद था, जो सीधे राजा के अधीन होता था। अन्य ऑप्शन देखेंगे, अमात्य ये एक प्रशासनिक और सिविल अधिकारी होता था। संधि विग्रह की युद्ध और शांति से संबंधित मामलों का मंत्री होता था। महादंड नायक ये प्रमुख न्यायिक और सैन्य अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया जाता था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में प्रशासनिक प्रमुख की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपकी नागरिक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को नागरिक नाम से संबोधित किया जाता था। प्रशासनिक प्रमुख को नागरिक ही नगर के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था। यहाँ पर मैगस्थनीज की बात करें तो यूनानी यात्री मैगस्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए एक 6 समितियों वाली व्यवस्था का वर्णन किया है। प्रादेशिक जो ऑप्शन सी में दे रखा है, ये प्रशासनिक प्रभागों या फिर जिले का प्रमुख होता था। गोप ये लगभग 10 से 15 गाँवों का जो ग्रुप था उसका प्रमुख होता था। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य किससे था? गुप्त काल में उद्रंग शब्द ये एक टैक्स था भूमि पर जो लगता था, भूमिकर आप कह सकते हो। उद्रंग एक भूमिकर। गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य एक प्रकार की लैंड टैक्स से था। ये किसानों द्वारा राजा को दिया जाने वाला एक नियमित कर था। ऑप्शन में आपका जैसे भाग दे रखा है, ये भी एक अन्य महत्वपूर्ण भूमि कर था, जो उपज का छठा हिस्सा होता था, छठा भाग। ठीक है, ऊपरी कर ये भूमि कर या किसानों पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स था। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया था, जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाग के समकक्ष था? देखिए, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को तो सिक्कों में विभाजित किया, ये सेम चीज मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाग के
इक्वल या फिर समकक्ष था। तो शेरशाह का जो सिक्का है ना, यहाँ पर साम्राज्य जो सिक्कों में विभाजित था, ये मुगल में प्रशासनिक विभाग सरकार के समकक्ष था। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सरकार, जिसे उसने सिक्का कहा है, ठीक है, तो उसका प्रमुख होता था, सिक्का नाम है तो सिकदार ए सिकदारन होता था उसका प्रमुख। तो शेरशाह के अधीन सरकार ही सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई, मुगलों के अधीन सरकार प्रशासनिक प्रभाग के रूप में सूबा और परगना के बीच एक मध्यवर्ती इकाई थी। शेरशाह के तहत सिख को आमतौर पर सरकार के समकक्ष या उप विभाग माना जाता था और मुगलों के अधीन ये सरकार के समकक्ष था। शेरशाह का प्रशासन तो परगना सबसे निचली इकाई का प्रमुख सिकदार होता था। मुगल प्रशासन सबसे बड़ी इकाई सूबा थी जो मुगलों के अधीन थी। मगध काल की न्यायिक संरचना में वोहारिक कौन थे? मगध काल की न्यायिक संरचना में वोहारिक, तो वोहारिक वकील न्यायाधीश। तो मगध काल की न्यायिक संरचना में वोहारिक नामक अधिकारी होते थे जिन्हें वकील न्यायाधीश लॉयर जजेज कहा जाता था। किनको? वोहारिक को। उसका मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना और न्याय देना था। कंटक शोधन मौर्य काल में आपराधिक न्यायालय थे जो मुख्य रूप से अपराधी को हटाने के लिए, कांटा यानी अपराधी, कंटक शोधन अपराधी को हटाने के लिए काम करते थे। धर्म स्थीय, ये मौर्य काल में दीवानी न्यायालय थे। ठीक है, दो अलग अलग न्यायालय, धर्म स्थीय और कंटक शोधन, आपराधिक और दीवानी। तो एक तो आपका सिविल है, एक है क्रिमिनल। नेक्स्ट है आपका एचुली। एचुली सांस्कृतिक परंपरा मुख्य पत्थर के किस प्रकार के उन्नत और सममित औजारों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा आपके विदारणी और हाथ की कुल्हाड़ी। जो एचुली है सांस्कृतिक परंपरा निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। ये परंपरा मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ी और विदारणी जैसे उन्नत और सममित पत्थर के औजारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये औजार शिकार और मांस काटने के लिए उपयोग किए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान की गई थी? तो चोल जो डायनेस्टी, चोल शासन के दौरान जैन संस्थानों को दान की गई भूमि थी वो थी पल्ली छंदम। कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान की गई थी? पल्ली छंदम हो जाएगा। तो चोल शासन के दौरान पल्ली छंदम उस भूमि को संदर्भित करता है जो जैन संस्थाओं, जैसे जैन मंदिर हैं, स्कूलों हैं, उनको दान की गई थी पल्ली छंदम। शाला भोग ये उस भूमि को संदर्भित करता जो स्कूलों के रख रखाव के लिए दान की जाती थी। और तिरुना मट्टुकानी ये उस भूमि को संदर्भित करता था जो मंदिरों को दान की जाती थी। वेलन वागई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामित्व की भूमि। तो पूछा जाता है भाई, चोल साम्राज्य के दौरान वेलन वागई से क्या अर्थ है, कौन सी भूमि है? तो ये ब्राह्मणों के अलावा जो अन्य किसानों के पास भूमि थी ना, ब्राह्मण नहीं, गैर ब्राह्मण जो किसान थे उनकी भूमि थी वेलन वागई। इंपोर्टेंट है, काफी बार आता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरकों के यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था उसे क्या कहा जाता है? देखिए, उस समय घोड़ों का उपयोग होता था, पैकेज जो बड़े बड़े पार्सल है उनको स्थानांतरित करने के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मोरकों के यात्री इब्न बतूता ने यह बताया। तो उसे कहा जाता था दोस्तों, डाक प्रणाली की वह पद्धति उल्लूक कहलाती थी। क्या? उल्लूक पद्धति में दिल्ली सल्तनत दो प्रकार की डाक प्रणाली थी। घोड़े वाली डाक प्रणाली जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, उसे उल्लूक कहा जाता था। ये सबसे तेज डाक प्रणाली है, सबसे तेज डाक प्रणाली, क्योंकि इसमें घोड़े काम में आ रहे हैं। और उल्लूक इसे कहते थे। दावा ये पैदल डाक प्रणाली है, दूसरी जो ऑप्शन है दावा, ये पैदल डाक प्रणाली थी जिसमें रनर्स का उपयोग किया जाता था, दौड़ने वाले, अक्सर उल्लूक प्रणाली से भी तेज होती थी। इब्न बतूता की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया और उसने रेहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। मनसबदारी ये मुगल काल की प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इब्न बतूता है, किस काल में भारत आए, उनकी पुस्तक कौन सी है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्य में समान थी? पल्लव और पांड्य दोनों में समान प्रशासनिक विशेषता कौन सी थी? तो वो हो जाएगी साम्राज्य का मंडलम और नाडु में विभाजन। मंडलम और नाडु दो टर्म आ रही है। पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्य में एक समान प्रशासनिक विशेषता थी कि साम्राज्य को बड़े प्रशासनिक प्रभाग जैसे मंडलम प्रांत और छोटे प्रभाग जैसे नाडु जिले में विभाजित किया गया था। तो दो टर्म्स, एक आपका राज्य कह सकते हो जो प्रांत उस समय मंडलम, और उससे छोटा सबसे प्रभाग जिला जैसे नाडु कहा जाता था। किस टाइम? पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्य के वक्त है। ग्राम सभा, उर नामक ग्राम सभा सामान्य लोगों के गाँव में थी और सभा नामक केवल ब्राह्मणों के गाँव में थी। उर और सभा दो अलग है।
पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? वो हो जाएगी आपकी उर। देखिए मंडलम प्रांत, फिर नाडु आपने देखा जिला, और ग्राम स्तर पर लघु प्रशासनिक इकाई पल्लव प्रशासन के दौरान यहाँ पर ये आपकी उर हो जाएगी। पल्लव प्रशासन में सबसे लघु प्रशासनिक इकाई ग्राम थी, जिसका प्रबंधन इस स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा किया जाता था। सामान्य लोगों के गांव की सभा को उर कहा जाता था। नाडु कई जिलों, कई गांव यानी उर का समूह था, जिसका प्रबंधन नतार नामक सभा करती थी। मंडला साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रांतीय है। कोट्टम नाडु का उप विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं 5 ग्राम समितियां वरियाम, जैसे कि निरनिलाई वरियाम और निधि वरियाम, निम्नलिखित में से किस राजवंश की एक अनूठी प्रशासनिक विशेषता थी? 5 ग्राम समिति, जिसे आप वरियाम कहते हो, और उसमें निरनिलाई वरियाम और निधि वरियाम, ये किस राजवंश की प्रशासनिक विशेषता थी? पांडे की थी। ये पांडे की थी वरियाम। 5 ग्राम समितियां जिसे वरियाम कहते हैं, जैसे निर्नलाई वरियाम जल संसाधनों से संबंधित, निधि वरियाम न्याय से संबंधित। पांडे राजवंश की अनूठी प्रशासनिक विशेषता, ये समितियां विशेष रूप से ब्राह्मणों के गांव में स्थानीय स्वशासन का प्रबंधन करती। भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे, सांवले थे और वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे, उन्हें वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया दोस्तों दस्यु। दस्यु विरोधी, सांवले, वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे, राक्षस थे, दस्यु थे कहने का मतलब। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में भारत के उन मूल निवासियों को दस्यु कहा जाता था जो आर्यों के विरोधी थे, जिनका रंग सांवला था और वैदिक पद्धति यज्ञ वगैरह का ये पालन नहीं करते थे, वो थे दस्यु। दास शब्द का उपयोग भी मिलता है, लेकिन दस्यु का प्रयोग यहाँ पर विरोधी जनजाति के रेफरेंस में करेक्ट है। भारत के मूल निवासी, ये हो गया। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना के सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? ये शुरुआत में भी आ चुका है, सवाल थोड़ा सा घुमाया है। सैन्य विभाग, सैन्य संगठन, प्रशासन के लिए उत्तरदायी कौन सा विभाग है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का? दीवान अर्ज हो जाएगा। दीवान अर्ज दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग, जो साम्राज्य के सैन्य के संगठन, प्रशासन, घोड़ों पर दाग लगाने वगैरह है। इस विभाग का प्रमुख आर.ई.जे. मुमालिक विभाग है। दीवान अर्ज, उसका प्रमुख है आर.ई.जे. मुमालिक है। दीवान रियासत है, ये आपको बताया बाजार नियंत्रण विभाग था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की है। दीवान रियासत, और एक है दीवान रिसालत, ये विदेशी मामलों से संबंधित है। रिसालत और रियासत अलग है। दीवान इंसा शाही पत्राचार विभाग था, जो ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है? और ये युद्ध को भी संदर्भित करता है। कौन सा शब्द है वैदिक जिसका अर्थ है गायों की खोज और युद्ध को भी संदर्भित करता है? ये गवेषणा हो जाएगा। गवेषणा, गायों की खोज। तो गवेषणा शब्द गायों की खोज है। चूंकि वैदिक काल में गाय धन का सबसे मुख्य स्रोत है, इसलिए गायों की खोज अक्सर युद्ध का मुख्य कारण बन जाती थी। गायों को कोई चुरा कर लेके जाता, फिर युद्ध हो जाता है। इस प्रकार गवेषणा शब्द का उपयोग युद्ध को भी संदर्भित करता है। गोमत, ये शब्द का अर्थ धनी व्यक्ति है, जो ऊपर आ चुका है आपका। दुहित्री शब्द का अर्थ गाय दूहने वाली होता, जिसका उपयोग पुत्री के लिए भी किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? तो सैन्य विभाग आपका हो जाएगा, बार बार आ रहा, दीवान अर्ज हो जाएगा। दीवान अर्ज विभाग सैन्य विभाग था, जो सेना के संगठन या फिर भर्ती और रखरखाव के लिए उत्तरदायी थे। दीवान विजारत, ये वित्त विभाग था। दीवान इंसा शाही पत्राचार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल के दौरान ग्राम मुखिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में ग्राम मुखिया को ग्रामाध्यक्ष हो जाएगा। गुप्त काल में ग्राम मुखिया, ग्रामाध्यक्ष। गुप्त काल के दौरान ग्राम के मुखिया को सामान्यतः ग्रामाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। वो ग्राम स्तर पर प्रशासन और राजस्व संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। मेहतर, कुछ क्षेत्रों में ग्राम मुखिया का ग्राम के वरिष्ठ सदस्य को भी मेहतर कहा जाता था। और ऊपरी का ये प्रांत भुक्ति का गवर्नर होता था, जो पाल और प्रतिहार साम्राज्य में अपने ऊपर देखने को मिला था। अमात्य, ये उच्च सिविल अधिकारी था। अब लास्ट 2-3 सवाल रह गए हैं। गुप्त साम्राज्य काल के दौरान भालों व तलवारों जैसे हथियारों के भंडार और आपूर्ति के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस अधिकारी के पास था? भाल, जो हथियार है ना, भाले और तलवार, इनका भंडार, स्टोर है, फिर उनकी सप्लाई करना, ये कौन इसको प्रबंधित करता था? उत्तरदायित्व किसके पास में था? ये था दोस्तों रण भंडाग्रिक। रण, जो रण में काम आने वाले, भंडारण करने वाले हथियार, तो भंडाग्रिक, रण भंडाग्रिक। तो गुप्त साम्राज्य काल के दौरान रण भंडाग्रिक अधिकारी भालों और तलवार, इनका भंडारण और सप्लाई के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था। ये नाम ही रण और भंडागर, भंडार से बना है। संधि विग्रही के युद्ध और शांति से संबंधित मामलों का मंत्री था संधि विग्रही के। महादंडनायक मुख्य न्यायिक और सैन्य अधिकारी होता था। कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली
उपाधि देवपुत्र निम्नलिखित में से किसका बोध कराती है? देवपुत्र देवीय उत्पत्ति या देवत्व का दावा करता है। तो कुषाण शासकों विशेषकर कनिष्क द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र देवीय उत्पत्ति या देवत्व का दावा करती है। ये उपाधि संभवतः चीनी शासकों से प्रभावित थी, जिसका उद्देश्य शासक को साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर उसकी सत्ता को मजबूत करना था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, बौद्ध धर्म का महान संरक्षक भी था। मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में ग्राम के प्रमुख को किस पद नाम से जाना जाता था? ग्रामिक। मौर्य काल में ग्राम प्रमुख ग्रामिक हो जाएगा। ठीक है। और गोप ये ग्रामिक से ऊपर का अधिकारी होता है जो 10 गांवों के समूह का प्रबंधन करता था। पटकिल ये शब्द बाद में राजपूत काल में गांवों के मुख्य या राष्ट्रों अधिकारी के लिए इस्तेमाल किया गया था। भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण के संदर्भ में बीघा शब्द का अर्थ क्या है? बीघा जो भूमि की माप की इकाई है, आज भी अपन काम में लेते हैं, माप भूमि की माप की इकाई है, बीघा है। और भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण और भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में बीघा शब्द भूमि की माप की इकाई को दर्शाता है। और इसका क्षेत्र के अनुसार अलग अलग, अब हर जगह अलग अलग बीघा, राजस्थान में अलग है, बिहार में अलग है, अलग साइज में ये देखने को मिलता है। अब इस टाइप से ये टोटल लगभग आपने देखे 26-27 क्वेश्चन जो पूछे गए थे प्रशासनिक और सामाजिक शब्दावली से। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं आई होप। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा पर्टिकुलर। बाकी ये पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, जिसमें लगभग 2280 क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी आपके दे रखा है ना सिलेबस एनटीपीसी का, उसके अकॉर्डिंग 23 चैप्टर वाइज वर्गीकृत है। और करंट अफेयर्स को भी 18 चैप्टर वाइज हमने कन्वर्ट किया है। डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर, ऐप पर भी अवेलेबल है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा वापस आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्यू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप अपने मोबाइल में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, डाउनलोड भी हो जाएगी। कैसे करनी जिसको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा, उसको देखकर आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।